राजनीतिक सर्कल में, पॉलिटिकल सर्कल में कि सज्जन जिंदल पे जो मुकदमा हुआ है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिंदल जो है वो स्टील और सीमेंट में मैदान में उतर रहे थे। हालांकि लड़की के आरोपों से भी आप इंकार नहीं कर सकते। कल को हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है दोषी हैं और सज्जन जिंदल निर्दोष होंगे, ये तो हम नहीं कर सकते। ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये चर्चा का विषय है कि ये भी चीजें हो सकती है। देखिए, धारावी प्रतीक बने न बने, अडानी खुद प्रतीक बन गए हैं। इसमें धारावी तो बात की बात है, धारावी आपके वो जो है वो अपनी जगह पर है और संसद अपनी जगह पर है। संसद को लेकर के अडानी खुद ही प्रतीक बन गए हैं। अब तीसरे टारगेट जो हो रहे हैं अडानी के चक्कर में वो होने वाले हैं, और जिसकी पूरी सूचना आ रही है वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा की जनता में भी जो बीजेपी और बीजेडी के बीच इल्लू इल्लू जो चल रहा है, अंदर खाते इल्लू इल्लू चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा से लोकसभा में भी नवीन पटनायक जिस ढंग से मदद कर रहे हैं, उड़ीसा के जनता में एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी और बीजेडी फिक्स गेम खेल रही है। और उड़ीसा और इस फिक्स गेम के पीछे कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं जिसमें गौतम अडानी का भी नाम आता है, क्योंकि अडानी को ऑलरेडी नवीन पटनायक का वहां एक बहुत बड़ा पोर्ट, धमारा पोर्ट दे रखा है। तो धारावी का जो मामला है उसमें उद्धव ठाकरे ने न केवल जो है हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन किया, बल्कि यहां तक उन्होंने धमकी दी कि मैं पूरे महाराष्ट्र को यहां पर बुला दूंगा। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, आपसे बता। और फिर उन्होंने कहा कि कम से कम 500 वर्ग फीट का जो है वो मकान जो है हर आदमी को मिलना चाहिए। ये भी नहीं है कि मतलब ये है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की सब चीजें हुई और लागू हुई तो ये उनके प्रॉफिट में डेंट करेंगी, जो है अडानी के प्रॉफिट में। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भरे शब्दों में अडानी को बोला कि ये नहीं चलेगा, 600% का मुनाफा नहीं चलेगा। जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 600% का मुनाफा है कि आपका 10 पुश्त खाएं, ये नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अडानी के खिलाफ हम बोलते हैं तो अडानी का रिएक्शन बाद में आता है, भाजपा वालों का रिएक्शन पहले आता है। ये भी एक प्रकार के उत्पीड़न का एक औजार है, इसलिए आप एकदम नहीं सही कह सकते कि ये वास्तव में जो है किस तरह लगा है, किस तरह नहीं लगा है, वो आगे क्या होगा। ये ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, ये जो है अडानी की कृपा से भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। हमें किसी को क्लीन चिट क्यों दे, लेकिन इस तरह के सब मोडस ऑपरेंडाई जो है यहाँ इस तरह के मामलों में चल रही है। जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट मसला इकोनॉमिक होने से ज्यादा पॉलिटिकल है। कि पहली बार गौतम अडानी के खिलाफ सड़क पे लोग आए। मायना ये नहीं रखता कि अडानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अडानी तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं। 13-14 भारत के पोर्ट्स उनके पास हैं, विदेशों में भी पोर्ट्स हैं, अलग अलग जगहों पे वो डेवलपमेंट के उनके पास है। अडानी रियल्टी के पास डेवलपमेंट के और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सीमेंट के कारोबार में है। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने पहली बार अडानी के खिलाफ जो पिछले 5 साल 8 साल से जब बातचीत चल रही है, तो उद्धव ठाकरे ने मतलब कि हजारों लोगों को साथ लेके अडानी रियल्टी के दफ्तर के सामने कार्यक्रम किया और बहुत एग्रेसिव भाषण दिया है, जिससे अडानी डरा हुआ है। सज्जन जिंदल की कंपनी ने अडानी ग्रुप को पराजित करके ठेका ले लिया है बंदरगाह के डेवलपमेंट का। उसके बाद सज्जन जिंदल पर सेक्स स्कैंडल का आरोप लग गया है। अब ये सेक्स स्कैंडल का आरोप इस तरह लगा है, ब्लैकमेलिंग के लगा है या अडानी जी की इसमें भी कृपा है, ये सोच का विषय। काला, धारावी बैंक, गली डॉग, स्लम डॉग मिलेनियम, ये फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में। और जानते हैं ये नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन फिल्मों के पटकथा के केंद्र बिंदु में धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी बस्ती। फिल्म काला में मल्टी स्टारर काला, उसमें दिखाया गया था कि कैसे रियल एस्टेट बिल्डर माफियाओं की नजर धारावी को उजाड़ने में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में। यही बात अब धीरे धीरे सच साबित हो रही है। महाराष्ट्र में मुंबई में विपक्षी दलों की एक साझा रैली निकली। मामला वही धारावी का है,
क्या धारावी को उसको खाली कराकर बिल्डर्स पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी हो रही है? दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। क्या है धारावी का मामला, इसी एपिसोड पे चर्चा है। इधर 141 सांसद संसद से निष्कासित कर दिए गए और क्या जेपी साहब क्या कह रहे थे अभी, संसद के बाहर जाओ या राज राज दरबार जाओ दरबार या संसद के के बाहर बाहर जाओ। जाओ। जी, दोनों काम एक साथ चल रहा है। इधर सांसद बाहर निकाले जा रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या आंदोलन सड़क पे नहीं जाना चाहिए, क्या भारत बंद का कॉल नहीं किया जाना चाहिए, एकदम तानाशाही जैसी स्थिति आ गई है। फिलहाल चर्चा धारावी पर सीधे चलते हैं। जेपी सिंह साहब और संजीव पांडे साहब दोनों हमारे साथ मौजूद है इस एपिसोड में। जरा समझने की कोशिश करते हैं धारावी का इतिहास और राजनीति का भी केंद्र बिंदु रहा है। स्वागत है सर। जी नमस्कार जेपी सर। धारावी जी जी। देखिए सर, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और ये आपने अभी कहा भी कि सबसे बड़ी बस्ती है, लेकिन वो कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्लम है। स्लम 240 हेक्टेयर में फैला है और यहाँ 10 लाख लोग लगभग रहते हैं। जी। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे इलाकों को अनडेवलप्ड एरिया घोषित कर रखा है और इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से नजदीक होने के चलते यह जगह काफी कीमती है। यहाँ चमड़ा और बर्तन समेत कई तरह के उत्पाद बनते हैं जिनमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि एक अपराधियों का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है और इसकी गलियों में बड़े बड़े अपराधी रहते हैं, भगोड़े रहते हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ हाई राइज बिल्डिंग और कई तरह के विकास किए जाने हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को बने हुए मकान देने का वादा किया गया है। इसके लिए धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेज में रीडेवलप किया जाएगा। इसका ठेका जो है अडानी जी को मिला हुआ है, जो 5,000 करोड़ से ज्यादा का ठेका है। अब धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेज में डेवलप किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले वहां रहने वाले लोगों को फेज वाइज जो है शिविरों में भेजा जाएगा कि जब तक वहां डेवलपमेंट नहीं होता तब तक वो जाके शिविर में रहें। इसके बाद वहां नए घरों को बनाया जाएगा। वैसे बंबई में बहुत से जो छोटे छोटे स्लम थे उनको डेवलप करके वहां के लोगों को एक एक कमरे का, जिनके पास जैसी जमीन थी 2-2 कमरों का फ्लैट पहले मिल चुका है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि जो है यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा तो उनको जो है रहने के लिए मिल जाएगा। कुछ रहने के लिए मिलेगा और कुछ बिल्डर अपना बेच के पैसा निकालेगा। इसके बाद धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 23,000 करोड़ का है। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रह रहे हैं उन्हें फ्री मकान दिया जाएगा, जबकि जो लोग 1 जनवरी 2000 के बाद जो है आए हैं, 2011 के बीच में बसे हैं, उन्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब सवाल इस बात का है कि वो कीमत क्या होगी बंबई के हिसाब से, ये जो है समझ लीजिए। अडानी की कंपनी ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और स्लम को फिर से बनाने की का प्रोजेक्ट जो है हासिल किया था। कंपनी ने इसके लिए 5,000 करोड़ से अधिक की बोली लगाई थी, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था, ऐसा अडानी ग्रुप का कहना है। और ऐसे भी है कि उस समय वहां बॉम्बे में, वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अडानी ग्रुप के अलावा बोली लगाने वाले में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा, जिसने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि नमन ग्रुप की बोली कैंसिल कर दी गई थी। इस टेंडर में 8 ग्लोबल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन असल में सिर्फ 3 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग डॉक्यूमेंट जमा किए थे। अब धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के आपके उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में एक जो है मार्च निकाला गया, जो कि जो है अडानी के ऑफिस तक गया। तब से ये मामला बिल्कुल सेंटर स्टेज में आ गया है और अडानी ग्रुप ने एक सफाई जारी की है, साहब ये तो उद्धव ठाकरे के ही कार्यकाल में जो है क्या कहते हैं वो मतलब प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए इसका जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहरहाल सियासत गर्म है
और जो है उसको लेकर के काफी चर्चा है। लेकिन प्रसंगवश यहाँ हम आपको एक बात और बता दें, एक बंदरगाह के टेंडर में सज्जन जिंदल की कंपनी ने अडानी ग्रुप को पराजित करके ठेका ले लिया है बंदरगाह के डेवलपमेंट का। उसके बाद सज्जन जिंदल पर सेक्स स्कैंडल का आरोप लग गया है। अब ये सेक्स स्कैंडल का आरोप इस तरह लगा है, ब्लैकमेलिंग के लगा है, या अडानी जी की इसमें भी कृपा है, ये सोच का विषय। जी जी संजीव जी, जी धारावी, मुंबई का डॉन कौन? धारावी कई फिल्मों में ये सेंटर में रहा है धारावी जी। देखिए, ये जो है बेसिकली जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट मसला इकोनॉमिक होने से ज्यादा पॉलिटिकल है कि अच्छा। पहली बार गौतम अडानी के खिलाफ सड़क पे लोग आए। मायना ये नहीं रखता कि अडानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अडानी तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हुए हैं। 13-14 भारत के पोर्ट्स उनके पास हैं, विदेशों में भी पोर्ट्स हैं, अलग अलग जगहों पे वो डेवलपमेंट के उनके पास है। अडानी रियल्टी के पास डेवलपमेंट के और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सीमेंट के कारोबार में हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने पहली बार अडानी के खिलाफ जो पिछले 5 साल 8 साल से जब बातचीत चल रही है, तो उद्धव ठाकरे ने मतलब कि हजारों लोगों को साथ लेके अडानी रियल्टी के दफ्तर के सामने कार्यक्रम किया और बहुत एग्रेसिव भाषण दिया है। अच्छा। जिससे अडानी डरा हुआ है। इनफैक्ट राहुल गांधी बहुत बोल रहे हैं हमारे दो अडानी जी को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन अडानी को उससे डर नहीं था। अडानी को जो स्ट्रीट फाइटरों से डर है, जो शिवसेना के स्ट्रीट फाइटर्स है, जो पिछले 40 साल से बॉम्बे को कंट्रोल करते हैं। मसला ये है। मसला तो राहुल गांधी बोलते हैं कि अडानी हमारे तो गहलोत साहब अडानी को गले लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बुला लेते हैं। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कर दिया। भूपेश बघेल साहब वहां अडानी को गले लगाते थे, क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में अडानी को कहीं इस तरह का विरोध नहीं मिला था। और दो बातें आई हैं अडानी के, जो पिछले दिनों जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में अडानी के खिलाफ दो बातें आई हैं, और दोनों रीजनल पार्टियों की तरफ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आई है। जो ममता बनर्जी इस बार बंगाल समिट में अडानी गायब थे, जो बंगाल में समिट हुआ है, इकोनॉमिक समिट पिछले महीने हुआ है। और अडानी को वहां यह झटका लगा कि अडानी को जो ताजपुर पोर्ट का जो डेवलपमेंट्स का जो एक इनिशियल जो समझौता से संबंधित पत्र मिला था, उसको ममता बनर्जी ने कैंसिल कर दिया, ताजपुर पोर्ट का। हाँ, और वो कैंसिल करके ममता बनर्जी ने बिजनेस समिट में घोषणा कर दिया, जो अभी जेपी सिंह जी बोल रहे हैं, जिंदल ने पोर्ट कोई लिया नहीं है। जिंदल ने घोषणा करी है कि अब हम बहुत ही तेजी से पोर्ट और सीमेंट सेक्टर में आने वाले हैं। सज्जन जिंदल की ये घोषणा अडानी को नागवार गुजरी है, क्योंकि ताजपुर पोर्ट का जो सेकंड बीडर था वो सज्जन जिंदल था। फर्स्ट बीडर जो अडानी को मिला, सेकंड जो उनसे कंपीट कर रहे थे वो सज्जन जिंदल कर रहे थे। और ममता बनर्जी ने जिस ढंग से अडानी को वहां झटका दिया, उसके कई कारण थे, उसके पॉलिटिकल कारण भी थे, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद ये जो ममता बनर्जी से जो वहां वेस्ट बंगाल में चुनौती मिली, एक कोस्टल स्टेट में, इंपॉर्टेंट कोस्टल स्टेट है, और वहां पे कोस्टल स्टेट के सारे कोस्टल स्टेटों पे अडानी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है अपने आप। हर कोस्टल स्टेट में अडानी के पास एक बंदरगाह, दो बंदरगाह है। वो बंदरगाह में ममता बनर्जी ने झटका दे दिया। अब ये मुंबई में जो प्रदर्शन हुआ है कि इंपॉर्टेंट कोस्टल जो सिटी है और बड़े पैमाने पर जो हजारों लोग आए हैं, उससे अडानी परेशान है। और अडानी से पहले, अडानी बोल रहे हैं जेपी सिंह जी, अडानी ने जो सफाई दी है, अडानी से पहले बीजेपी ने सफाई दी है, सरकार ने। अच्छा, क्या? हाँ, कि अरे भाई ये अडानी का जो टेंडर है उद्धव ठाकरे ने क्लियर किया था। और उद्धव ठाकरे का कहना है कि अडानी के खिलाफ हम बोलते हैं तो अडानी का रिएक्शन बाद में आता है, भाजपा वालों का रिएक्शन पहले आता है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा। और उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भरे शब्दों में अडानी को बोला कि ये नहीं चलेगा, 600% का मुनाफा नहीं चलेगा।
जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 600% का मुनाफा है कि आपका 10 पुश्त खाएं, ये नहीं चलेगा। तो अब सवाल ये है कि जो मुंबई के जो छोटे मोटे बिल्डर्स हैं उनका भविष्य क्या होगा। जिन बिल्डरों ने वहां पे एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के लीडरों को, भाजपा के लीडरों को फंडिंग करी, जिनको मजबूत किया, वो सारे अदानी के गोद में बैठ गए, वो सारे उनको धोखा दे रहे हैं जो छोटे प्लेयर्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेज गौतम अडानी के लिए हो गया है कि सरकार बेशक तेरे साथ है, ईडी तेरे साथ है, सीबीआई तेरे साथ है, लेकिन तेरे खिलाफ हम लोग जमीन पे भी उतर सकते हैं, जो कांग्रेस नहीं कर पाई अभी तक। क्योंकि कांग्रेस में एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो अडानी को जो काम मिला था उसमें गांधी नेहरू परिवार का भी कोई बंदा उनकी मदद करता था, और अहमद पटेल पे तो बहुत पहले से एलिगेशन लगा है कि अडानी को प्रोटेक्टेड है। तो रीजनल पार्टियों ने एक मोर्चा खोला है गौतम अडानी के खिलाफ। ये गौतम अडानी के लिए बहुत ही चुनौती है। सज्जन जिंदल पे जो महाराष्ट्र में एफआईआर हुआ है वो भाजपा शासित राज्य है। देखिए अब हम इसके महिला ने कंप्लेन किया है, महिला के बातों में अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, जांच चल रही है। लेकिन राजनीतिक सर्कल में, पॉलिटिकल सर्कल में कि सज्जन जिंदल पे जो मुकदमा हुआ है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जिंदल जो है वो स्टील और सीमेंट में मैदान में उतर रहे थे। हालांकि लड़की के आरोपों से भी आप इंकार नहीं कर सकते। कल को हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है दोषी हैं और सज्जन जिंदल निर्दोष होंगे, तो हम नहीं कर सकते। ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये चर्चा का विषय है कि ये भी चीजें हो सकती है। दूसरा, सज्जन जिंदल के जो फादर हैं थे वो कांग्रेस के थे, उनके छोटे भाई नवीन जिंदल कांग्रेस में हैं, उनकी माता सावित्री जिंदल कांग्रेस की विधायक हिसार से रही हैं पहले, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं हिसार से कांग्रेस से, और सज्जन जिंदल कि राजनीतिक गलियारों में कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहा है, लेकिन उनके परिवार का कांग्रेस से एफिलिएशन रहा है। और सज्जन जिंदल प्रधानमंत्री के नजदीक हैं, और प्रधानमंत्री की इतने नजदीक है कि प्रधानमंत्री जो अफगानिस्तान से जब भारत आ रहे थे तो रास्ते में एकाएक जो हवाई जहाज जो उनकी लाहौर की पट्टी नवाज शरीफ की दोती की शादी में प्रधानमंत्री जी जाके नवाज शरीफ से गले लग रहे थे, तो सारा जो पूरा प्लान था वो सज्जन जिंदल का था, क्योंकि सज्जन जिंदल एशिया के अंदर स्टील के एक बहुत बड़े कारोबारी है। तो ये जो एक कॉर्पोरेट राइवलरी शुरू हो गई है जिसमें अडानी सज्जन जिंदल अकेला नहीं है, अडानी के राइज से अंबानी भी दुखी है। अंबानी को पता है कि आज नहीं तो कल जिस तरह से अडानी का जो बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से अडानी जो है हर तरह का साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके विरोधियों के बिजनेस को छीनते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो चाहे पोर्ट्स हो, जैसे एक दो पोर्ट भी इन्होंने विरोधियों से छीने, धमका के छीने, उनको उन पे सीबीआई ईडी का रेड पड़ के पोर्ट छीने गए उनसे, समुद्री पोर्ट। और जिस ढंग से कुछ एयरपोर्ट पे भी ऐसे हुआ कि जो उसके पुराने स्टेक होल्डर्स से उन पे सीबीआई का रेट पड़ा, ईडी का रेट पड़ा और वो सरेंडर कर गए। तो ये डर तो अंबानी को भी है कि कल को हमारे ऊपर भी हाथ डाल सकते हैं। अडानी जो है एनर्जी के सेक्टर में है, अडानी टेलीफोन के सेक्टर में है, अंबानी मीडिया के सेक्टर में भी है। अरे सारे सेक्टरों पे अडानी की नजर है। न्यूज़वर्क 18 नेटवर्क 18 जो है अंबानी साहब का था, तो ये इन्होंने एनडीटीवी ले लिया। अब एक और न्यूज एजेंसी भी अडानी ने भी ले लिया है, आईएएनएस या पता नहीं कौन सी न्यूज एजेंसी है, कल परसों ही खबर हमने देखी थी। तो इस ढंग से एक बिजनेस में होता था कि बेस्ट में बिजनेस का मॉडल ये होता है कि एक जो कॉर्पोरेट घराना होता है वो वन सेक्टर स्पेशलाइजेशन उसके पास होता है। एनर्जी के फील्ड में कोई काम कर रहा है तो 100 से 150 साल वो एनर्जी के सेक्टर में ही है, चाहे चेवरॉन हो चाहे बीपी हो, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हैवी मशीनरी के सेक्टर में कोई कंपनी है तो हैवी मशीनरी में ही है। पोर्ट्स में अगर कोई है कंपनी तो पोर्ट्स का ही काम करती है, वो मल्टी नहीं। भारत के गौतम अडानी एक ऐसे दुनिया के इकलौते हैं जो हर क्षेत्र का एक्सपर्ट बताते हैं। जिस क्षेत्र में उनका काम नहीं होता 5 दिन में कंपनी बनती है, 5 दिन में ही वो देश के सबसे बड़े उस फील्ड के कारोबारी हो जाते हैं। ये गौतम अडानी की खासियत है, और उसमें पूरा सरकार भी उनका सहयोग करती है, और सरकार मानती है कि इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। उनके सामने सेल भेल तेल सब फेल है, 70 साल के बड़ी बड़ी कंपनियां फेल है। अडानी साहब में एक ऐसा गुण है कि अडानी साहब मतलब आए आज बनाई कंपनी और कल देश के सबसे बड़े कारोबारी हो गए, और देश का जो जीडीपी है 7% अडानी जी के कारण बढ़ जाता है। ये मोदी सरकार का मानना है, उस पर विवाद अलग अलग हो सकता है, हमारा तो नहीं मानना है। मोदी जी इस चीज को मानते हैं
अडानी जैसा काबिल कारोबारी व्यापारी नहीं है। और यही कारण है कि मोदी जी जहां भी जाते हैं अडानी जी को साथ में लेकर जाते हैं, अडानी जी की मीटिंगें करवाते हैं, उनको विदेशों में भी पोर्ट्स डलवाते हैं। पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते थे तो वो सेल की बात करते थे, भेल की बात करते थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते थे, ओएनजीसी की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी अडानी जी की बात करते हैं कि हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट पब्लिक सेक्टर ये है गौतम अडानी, आप इनको काम दो और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये जो है, ये जो उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम जो है ये अडानी के लिए अलार्मिंग है। और ये चूंकि ये स्ट्रीट फाइटर्स हैं शिव सैनिक बॉम्बे में, इसमें कोई शक नहीं है। इतना लड़ने की क्षमता ना भाजपा वालों में है, ना इतना लड़ने की क्षमता कांग्रेसियों में है। कांग्रेसियों में तो लड़ने की क्षमता आप देख ही रहे हैं, ड्राइंग रूम से ही सारा स्ट्रेटजी ट्विटर पे बना के चुनाव जीत लेते हैं। तो वो जो है स्ट्रीट फाइटिंग जो उद्धव ठाकरे है, तो कहीं ना कहीं अडानी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। जी जेपी सर, स्ट्रीट फाइटर देखिए देखिए सर, हम उसके पहले संजीव भाई को क्लियर करना चाहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में था कि जेएसडब्ल्यू जो जिंदल की कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, इनकी जिंदल स्टील की कंपनी, उसने कर्नाटक के केनी बंदरगाह को विकसित करने के लिए 4119 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बीते दिनों गौतम अडानी की कंपनी को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में। तो फिर ये हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, तो ये जब है तो दूसरी बात, अगर बृजमोहन शरण सिंह पर केवल एक पहलवान ने नहीं, कई पहलवानों ने आरोप लगाया था, और महिला के साथ उसमें पुरुष पहलवान भी शामिल थे आरोप लगाने वालों के साथ कि हाँ ये इस तरह बृजभूषण शरण सिंह करते हैं। लेकिन जिंदल पर ये अकेली हीरोइन ने आरोप लगाया है। एक आपकी चंडीगढ़ की ही पत्रकारा हैं, जो बहुत बड़ी पत्रकार थी, अब तो खैर हमारे ख्याल से सीन से बाहर हैं। उनका ये था कि वो जो है अधेड़ लोगों को जो है चुनती थी, और अधेड़ लोगों से जो है क्या कहते हैं नजदीकियां बढ़ाती थी, और अधेड़ लोग भी माले मुफ्त दिले बेरहम के तहत जो है उनकी ओर खींचे चले आते थे। और बाद में वो फिर जो है आपस में विवाद होता था, और आरोप लगाती थी कि इन्होंने हमको मारा पीटा ये किया, और एफआईआर करती थी, और एफआईआर करने के बाद मेडिकल कभी नहीं कराती थी। उन्होंने आगे प्रयागराज में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के चुनाव में ये जो है सब आरोप लगा दिया। आपसे बताएं जोशी जी पे? जी। और उसके बाद फिर जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, हम लोगों ने सवाल पूछा तो हम लोगों को जो है आरएसएस का एजेंट कहने लगी। तो हमने कहा ये तो अच्छी रही, आपसे सवाल पूछा तो आपने आरएसएस का एजेंट कह दिया। तीस्ता शीतल वार्ड से मैंने सवाल पूछा था इलाहाबाद में कि जो आप इतना जो कॉम्बैट कम्युनिज्म के नाम पर आप इतना जो विज्ञापन इतने बड़े बड़े दे रहे हैं, तो इसका फंड कहां से आता था? तो उन्होंने मेरे ऊपर आरएसएस का जो है बंदा होने का आरोप लगा दिया। मैंने तटस्थता से सवाल पूछना भी मुश्किल है। और वहीं मुख्तार अब्बास नकवी से हमने पूछा कि भैया उस समय ये एक अंतरराष्ट्रीय उससे जो है यूएनओ से जुड़ा हुआ अपना मुस्लिम युवा संगठन बताते थे, अकेले आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे कि जो है वो अयोध्या की कार सेवा करने मुसलमान भी जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक को मुसलमान तो तुम्हारे साथ दिखाई नहीं पड़ते, कार सेवा में कौन वाले मुसलमान जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप जो है कम्युनिस्ट हैं क्या? मैंने आप अगर जो है तटस्थता से सवाल पूछना चाहते हैं तो चाहे जिस बिरादरी के लोग हों, मतलब जिस राजनीतिक बिरादरी के लोग हों, वो आपके तटस्थता के सवाल को जो है तुरंत जो है आपके ऊपर जो है चस्पा कर देंगे कि आप उनके विपरीत विचारधारा वाले के हैं क्या। तो मैं कम्युनिस्टों घोषित हो चुका हूं और आरएसएस भी घोषित हो चुका हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी। तो बहरहाल आजकल वो पत्रकारा सन्नाटे में है। अभी उसके पहले उनके पुत्र ने जाकर के युवराज सिंह के जो है पार्टी में बवाल मचाया था, तो उसमें भी काफी हुआ, लेकिन उसके बाद से उनका कोई जो है मतलब वो खबर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो सज्जन जिंदल है अभी 64-66 साल की उम्र के हैं और वो हीरोइन कह रहे कि उनके साथ उन्होंने वो किया। अब ये कौन प्रमाणित करेगा कि हीरोइन ने कितना एडवांसमेंट किया था उनकी ओर जाने के लिए? मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये इतना कहना है कि हर चीज के बारे में, और ये आरोप बहुत पुराना है। हम लोग तो जो है बिहार के जमींदार परिवार के रहने वाले हैं, जो ज्यादा उल्टा था उसको कोई महिला खड़ा करके उसके ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा के लोग जेल भिजवा देते थे। आपको बता, ये समझ लीजिए आप कि महिला ने खड़ी होकर के आरोप लगा दिया
एक एक बहुत बहुचर्चित पुलिस अधिकारी थे, आपका क्या कहते हैं, वो उनके खिलाफ जो है प्रतापगढ़ की अदालत में हो गया कि साहब उन्होंने एक महिला के साथ दुराचार किया है। अब उसमें झड़ाने फुगाने लगे, आपसे बता दें। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक प्रकार के उत्पीड़न का एक औजार है। इसलिए आप एकदम नहीं सही कह सकते कि ये वास्तव में जो है किस तरह लगा है, किस तरह नहीं लगा है, और आगे क्या होगा। ये ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है, ये जो है अडानी की कृपा से भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। हमें किसी को क्लीन चिट क्यों दे, लेकिन इस तरह के सब मोडस ऑपरेंडाई जो है यहाँ इस तरह के मामलों में चल रही है। बहरहाल, तो अडानी जी का मामला ये है कि अडानी जी के खिलाफ मान लीजिए कि एक ही पति की दो पत्नियों के में सौतिया डाह हो गया है, तो सौतिया डाह में जो है वो व्यापार तो व्यापार है। हमको आपको मिलेगा, भले आप जो है एक ही आदमी के हम फॉलोअर हो, तो हमें क्यों अच्छा लगेगा। हमें तो चाहिए कि हमें मिलना चाहिए ना, आपको क्यों मिलेगा, या आप हमारे खिलाफ क्यों खड़े होंगे। तो अब ये है ना कि कभी कभी एक ही परिवार के दो लोगों में हो जाता है कि हम बड़े कि तुम बड़े। एनीवे, तो धारावी का जो मामला है उसमें उद्धव ठाकरे ने न केवल जो है हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन किया, बल्कि यहां तक उन्होंने धमकी दी कि मैं पूरे महाराष्ट्र को यहां पर बुला दूंगा। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, आपसे बता। और फिर उन्होंने कहा कि कम से कम 500 वर्ग फीट का जो है वो मकान जो है हर आदमी को मिलना चाहिए। ये भी नहीं है कि मतलब ये है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की सब चीजें हुई और लागू हुई, तो ये उनके प्रॉफिट में डेंट करेंगी, जो है अडानी के प्रॉफिट में। और बाकी उन्होंने ये भी कहा कि भाई ठीक है, हमारे कार्यकाल में भी इनको मिला हो तो, लेकिन हम इनको लूटने की अनुमति नहीं दे सकते। और ये मामला वही बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि जैसे बिल्डर ने आपकी जमीन आपकी है, आपने दिया, तो जैसा जमीन का मालिकाना है, कहीं 50-50, कहीं 40-60 आपस में बंटवारा होता है। बिल्डर बनाता है, आपको 40% से लेके 50% दे देता है। आप अपना बेचिए, रहिए, जो करिए, और बाकी हिस्सा वो अपना बेच करके अपना पैसा निकाल देता है। तो उसी तरह का धारावी का भी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब आगे देखिए वहां की जनता किस तरह खड़ी होती है, क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो भी वहां रहता है वो तो चाहेगा कि उसको अधिकतम मिले। जी काला फिल्म इसी इसी पटकथा पे बनी थी संजीव जी। जी जी राजनीति ज्यादा हो रहा है जी। बताएं संजीव जी, और कुछ। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अदानी जो है जिस ढंग से पॉलिटिकल सिस्टम को में इंटरफेयर कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम पे पीछे एक और बैकग्राउंड है। जिस ढंग से उद्धव ठाकरे के विधायक तोड़े गए और जिस ढंग से उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी तोड़ा गया, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल डिजाइन नहीं था महाराष्ट्र की राजनीति में। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डिजाइन था और इसकी शक की उंगली अडानी की तरफ भी जाती रही है कि जो विधायक वहां से भागे या और भी जो तमाम आरोप लगे हैं फाइनेंशियल हेराफेरी के, जो और विधायकों को तोड़ने के लेकर जिस ढंग से धन और बल का इस्तेमाल हुआ है, उसमें अडानी की भूमिका से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस चीज को संज्ञान में लिए हुए हैं। पहली बात तो ये, तो निश्चित रूप से अडानी टारगेट पाए गए। अडानी को इसकी गर्मी महसूस हो रही थी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अडानी हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आ रही थी तो आपने देखा होगा कि अडानी बार बार शरद पवार के पास जा रहे थे। एक दो बार खबरें भी आई, शरद पवार से क्लीन चिट लेने की कोशिश की। दरअसल उस तपिश को अडानी झेल नहीं पा रहे थे, जो तपिश एकाएक आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। और वो महाराष्ट्र के अंदर, चूंकि एक कोस्टल स्टेट है, हैवी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, भारत का सबसे ज्यादा इनकम फाइनेंस टैक्स कैपिटल, आता है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो अडानी साहब का स्टेक वहां बहुत है। तो ऑटोमेटिक है कि वो हिट पे अब उनको समझ में आ गया है, उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि इनसे तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर महाराष्ट्र में राजनीति करनी है, और नहीं तो इनके सामने घुटने टेक की राजनीति करो। अब मैं एक दूसरा घटना बताता हूँ कि अडानी साहब एकाएक हिट क्यों अडानी साहब झेल रहे हैं। लेटेस्ट मामला महुआ मोइत्रा का एक्सपल्सन का है, निष्कासन का है, जिसमें अडानी साहब की सीधी भूमिका नजर आ रही है। और सारा कुछ है कि अडानी के ही इशारे पे महुआ मोइत्रा को संसद से निकाला गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा संसद में मुखर थी और अडानी साहब ने उनको कंट्रोल करने के लिए, खुद महुआ मोइत्रा ही कहती हैं कि हमको कई तरह के मैसेज आए, कुछ सांसदों ने हमारे सामने प्रपोजल भी रखा, लेकिन अडानी साहब ने महुआ मोइत्रा की गर्मी से बचने के लिए संसद में जिस ढंग से लगातार अडानी महुआ मोइत्रा लेके एक महिला आ रही थी, उससे बचने के लिए अडानी ने क्या किया कि उसके बाद
कि उन्होंने इमीडिएट क्या किया कि ममता बनर्जी से टॉक किया। और आपको याद होगा कि वो एक बिजनेस समिट में वहां पहुंच भी गए। उसी के बाद ममता बनर्जी की इतनी नजदीकी बढ़ी कि ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट भी पिछले साल उनका अलॉट कर दिया था 2022 में, जो अब रद्द कर दिया है कि अब नहीं देंगे उनको। और महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने आंख भी दिखाई, 1-2 साल डिस्टेंस भी रखा महुआ मोइत्रा से। वो महुआ मोइत्रा प्रेशर डालती रही कि आप अडानी के खिलाफ ज्यादा ना बोलिए, पार्लियामेंट में ना बोलिए। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये सूचना मिली कि अडानी के खिलाफ मुखर होने के कारण एक तो महुआ मोइत्रा का दिल्ली में कद बहुत बढ़ गया है, महुआ मोइत्रा का एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा है, महुआ मोइत्रा की एक राष्ट्रीय पहचान बन रही है अडानी के विरोध के कारण, और महुआ मोइत्रा कांग्रेस के भी नजदीक आ रही है। महुआ मोइत्रा के इस बढ़ते कद और कांग्रेस के नजदीकी से ममता की चिंता बढ़ी, और ममता को कहीं ये लगा कि कहीं कांग्रेस ही वेस्ट बंगाल में अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के लिए महुआ मोइत्रा को सामने न बिठा दे कांग्रेस के अंदर। और महुआ मोइत्रा के इस सारी गतिविधि को देखते हुए अल्टीमेट उनको लगा कि बंगाल का सेंटिमेंट भी हमारे खिलाफ कर सकता है, क्योंकि वो भी स्ट्रीट फाइटर थी, कामरेडों के अगेंस्ट स्ट्रीट फाइटिंग करके आई थी। अब अगर एक स्ट्रीट फाइटर के सामने अगर महुआ मोइत्रा भी अगर कोई स्ट्रीट फाइटर के रूप में सामने आ जाए या कांग्रेस को खड़ा करने की वहां कोशिश करे, तो महुआ मोइत्रा सिर्फ अडानी के चक्कर में अपना पॉलिटिकल नुकसान नहीं झेलना चाहती थी वेस्ट बंगाल में। एकाएक ममता बनर्जी ने पीछे अपने पैर को खींचा, बंगाल के मिजाज को समझा, वहां के लोगों का मिजाज को समझा, और उस मिजाज के समझने के बाद महुआ मोइत्रा को उन्होंने पूरा का पूरा, आप देखिएगा कि जिस ढंग से पार्लियामेंट से उनको निकाला गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने स्टैंड लिया, और जिस तरह से इस बार अडानी की जगह अंबानी पहुंचे वेस्ट बंगाल में बिजनेस समिट में, तो ये क्लियर हो गया कि जो है महुआ मोइत्रा का जो हमला था वो पार्लियामेंट के अंदर अडानी पे, वो अडानी उसको मैनेज नहीं कर पाए। अब तीसरे टारगेट जो हो रहे हैं अडानी के चक्कर में वो होने वाले हैं, और जिसकी पूरी सूचना आ रही है वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा की जनता में भी जो बीजेपी और बीजेडी के बीच इल्लू इल्लू जो चल रहा है, अंदर खाते इल्लू इल्लू चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा से लोकसभा में भी नवीन पटनायक जिस ढंग से मदद कर रहे हैं, उड़ीसा के जनता में एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी और बीजेडी फिक्स गेम खेल रही है। और उड़ीसा और इस फिक्स गेम के पीछे कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं जिसमें गौतम अडानी का भी नाम आता है, क्योंकि अडानी को ऑलरेडी नवीन पटनायक का वहां एक बहुत बड़ा पोर्ट, धमारा पोर्ट दे रखा है। ये वहां के जनता में मैसेज जा रहा है, लोग वहां कांग्रेस की तरफ हैं। तेलंगाना से जो कांग्रेस की जीत हुई है उससे, उसका क्योंकि तेलंगाना का बॉर्डर स्टेट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा के साथ लगता हुआ राज्य है तेलंगाना, तो उसके कारण भी वहां एक हुआ। तो आप देख रहे होंगे पिछले 10-15 दिनों से नवीन पटनायक बहुत बेचैन है, और नवीन पटनायक जो है वो तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि हम 5 साल और फ्री अनाज देंगे, और तो और एकाएक उनको घबराहट हो गई है। तो जो पूरी का जो वो क्या कहा जाता है, राम मंदिर को काउंटर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लाइन पे हैं, हम भी मोदी से कम नहीं है, तो श्री जगन्नाथ परिक्रमा पथ का भी जस्ट उद्घाटन होना है, बहुत बड़े पैमाने पे बड़ा प्रोजेक्ट है पुरी का। और फिर उसके बाद वो जो है नवीन पटनायक लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं है, कोई अंदरूनी समझौता नहीं है। और आप ये देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि यही तेलंगाना में भी बीआरएस को और नरेंद्र मोदी को बार बार प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ी कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, और जनता ने कहा कि नहीं, इनका गठबंधन है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसका लाभ उड़ीसा अडानी साहब कहीं ना कहीं कई राज्यों में पॉलिटिकली किसी के लिए एक मतलब कि खतरनाक भी हो गए हैं, कि जो सरकार, राज्य सरकार इनके नजदीक, जैसे जगन मोहन रेड्डी इनके नजदीक हो गए हैं। जगन मोहन रेड्डी और नरेंद्र मोदी जी के बीच भी जो एक इंटरनल जो अच्छे संबंध है उसमें भी गौतम अडानी है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी साहब ने अडानी साहब पे इतना प्रेम दिखाया है कि गंगावरम पोर्ट उनको दिया आंध्र प्रदेश में, बहुत बड़ा पोर्ट है। तो ये जहां जहां अडानी साहब के पोर्ट्स हैं, वहां की अगर कोई क्षेत्रीय सरकार है तो अडानी जी सेंटर के और उनके बीच एक पुल बन जाते हैं। तो जो शिवसेना से जो लड़ाई हुई है और जिस ढंग से शिवसेना की सरकार इन्होंने ली, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, उसमें अडानी की बड़ी अहम भूमिका बताई जाती है। इस कारण से भी अब अडानी साहब को ये गर्मी और तपिश तो झेलनी ही पड़ेगी। ये भी सर एक आखिरी सवाल, धारावी एक प्रतीक बनेगा क्या? देश को कॉर्पोरेट चलाएंगे या पॉलिटिकल क्लास चलाएंगे? देखिए 1857 का एक प्रतीक बना था, जैसे लाल किला एक प्रतीक है, क्या धारावी एक प्रतीक बनने की ओर है?
देखिए, धारावी प्रतीक बने न बने, अडानी खुद प्रतीक बन गए हैं। इसमें धारावी तो बात ही बात है। धारावी आपके वो तो जो है वो अपनी जगह पर है और संसद अपनी जगह पर है। संसद को लेकर के अडानी खुद ही प्रतीक बन गए हैं। थोड़ी देर के लिए आप एक कल्पना करके देखिए कि महुआ मोइत्रा को संसद से निकाला गया। ये बात पूरे जो है सेंट्रल स्टेज पर आ गई, पब्लिक डोमेन में, कि अडानी के कारण जो है महुआ मोइत्रा को इस तरह निकाला गया। क्योंकि जो महुआ मोइत्रा के साथ और लोग थे, जैसे निशिकांत दुबे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधूड़ी साहब ने माफी मांग ली। और अब ये जो सांसदों को 142 लोगों को निकाला गया है, वो उसके हंगामे के नाम पर, जब वो पूछ रहे हैं कि भाई आप इस पे बयान दीजिए, वो बयान नहीं देना चाहते। इन सबको जोड़ करके देखिए तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो है अडानी के मामले को जो है गर्द में दबाने के लिए जो है 142 को निकाल दिया गया कि आप 142 की बात करेंगे, महुआ मोइत्रा की बात करेंगे, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। आपके लोकसभा अध्यक्ष वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, सफाई दे रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, हमने तो प्ले कार्ड वगैरह लाने के लिए इन लोगों को निकाला, इसको जो है उससे जोड़ दिया गया है। लेकिन ये क्या अडानी के मामले को जो है वो मतलब क्या कहते हैं, धूल की जो है परत के नीचे दबाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता। इतनी लंबी डिजाइन आपसे बता रहे हैं और उसी में उनको कुदवाया भी गया हो। आप सब जरा जोड़ के देखिए तो जितना दिखाई पड़ रहा है वास्तव में उतना है नहीं। आपसे बता रहे, उससे कहीं बहुत गहरा है, जमीन के भीतर तक। और अडानी है तो मुमकिन है। जी संजीव जी, फाइनल कमेंट जी। अभी हमको तो चाहिए कि अडानी जी जितना देश के विकास में भूमिका निभा रहे हैं और जितना भारत की प्रगति में उनका वो है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जगह में उनका भी एक बड़ा मूर्ति लगा के सेल्फी विद अडानी, पार्लियामेंट में भी एक उनका बड़ा मूर्ति लगा दिया जाए, सेल्फी विद अडानी। क्योंकि देश और अडानी तो अब अलग अलग है नहीं। भारत है तो अडानी है, अडानी है तो भारत है, अगर देखा जाए तो अब अडानी है तो भारत है, तो भाई उनका अभी हर जगह मूर्ति साथ में लगवाना शुरू कर दो, सेल्फी लेना शुरू कर दो और फिर उसको ऐप पे डालना शुरू कर दो। अब ये दिन भी हमको लगता है आदेश आएगा, जल्दी आएगा, 1 आध साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, ये भी आदेश आएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और धारावी जो मुंबई के कई फिल्मों के केंद्र बिंदु पटकथा है, केंद्र बिंदु में रहा, क्या अब बिकने की कगार पर है, और क्या वो आने वाले समय में प्रतीक बनेगा कि आखिर मुंबई का मालिक कौन, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल क्लास। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार सर।